carboxylic acid and derivative exercise 4b. Single answer correct. Question number 1. Pure acetic acid is known as a glacial acetic acid. प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। क्यों? उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो प्योर एसिटिक एसिड है वो सॉलिड फॉर्म में है आइस की तरह बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको एज इट इज़ ही आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक रिएक्शन हमारे पास गिवन है और इसमें हम लोगों ने फाइनल जो प्रोडक्ट है ई प्रोडक्ट उसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ए प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? अल्कोहल के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट कर रहे हैं, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एल्कीन बनेगा। इस एल्कीन के अंदर Cl2 प्लस वाटर का एडिशंस करेंगे तो एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस के साथ डबल बॉन्ड के साथ Cl और OH का एडिशन होगा, कंपाउंड बी बनेगा। इसमें फर्दर रिएक्शन हो रहा है Cn नेगेटिव में। Cn नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। Cl को हटा के Cn लग जाएगा और यहाँ पे OH का OH ही लगा रहेगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर H3O पॉजिटिव डाल रहे हैं। H3O पॉजिटिव कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस Cn की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में यहाँ पे OH रहेगा। तो लास्ट में हमने इसके अंदर डाल दिया K2Cr2O7 K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग के साथ एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा और उसके साथ वाले ग्रुप के साथ आकर कीटोन वाला ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है और तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर रिएक्टिविटी के बारे में बात की गई है। तो अब देखते हैं कैसे होता है। देखिए, जितने भी ये कंपाउंड्स गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे के सभी ये एस्टर्स हमारे पास हैं। तो एस्टर्स के अंदर अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो SN2TH मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2TH बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट्स। इसमें क्या होता है, जो एस्टर है, जैसे मान लो ये एस्टर था और एस्टर के ऊपर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, तो वाटर यहाँ से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो इसकी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो हाइड्रोलिसिस के अंदर जो रिएक्टिविटी होता है एस्टर का, वो इस कार्बन के ऊपर C+O वाले कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करता है। मतलब हम लोग सिंपल ये लिखेंगे कि हाइड्रोलिसिस के टूवर्ड जो रिएक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन C+O कार्बन। तो C+O वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चेक करना है। जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम लोग पहले कंपाउंड में देखें तो फर्स्ट कंपाउंड में हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड गिवन है उसमें बेंजीन रिंग के साथ NO2 लगा हुआ है। यहाँ पे NO2, C+O के साथ C2H5। और जो सेकंड कंपाउंड है वो है हमारे पास इसी का जो दूसरा कंपाउंड गिवन है C+O। एस्टर के दोनों तरफ बेंजीन रिंग एक तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई है और एक तरफ यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, तो इसमें हो तो दोनों तरफ रेजोनेंस रही है क्योंकि C+O रिंग के साथ ज्वाइन है तो रेजोनेंस हो रहा है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा NO2 ग्रुप लग रहा है। तो NO2 ग्रुप अपना -M इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। -M इफेक्ट की वजह से ये जो C+O कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो पहले वाले में जो फर्स्ट कंपाउंड है वो सेकंड वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इट मीन जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो तो अपने को करेक्ट दिखाई दे रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट।
अब सेकंड के बारे में बात करते हैं। अगर सेकंड को ध्यान से देखें तो सेकंड में जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो डायरेक्टली मिथाइल से, इस तरफ भी डायरेक्टली मिथाइल से है। इसका मतलब सी डबल बॉन्ड और रेजोनेंस में तो नहीं जा रहा। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो इस साइड वाले ग्रुप का आ रहा है। ये वाला जो ग्रुप है, जो ऑक्सीजन के, जो सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये डिफरेंट है। तो अगर हम लोग इसको बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और OCH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अपने पास। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप होगा, जो कार्बन के साथ पूरे का पूरा जो ग्रुप लगा हुआ है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ये गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। अगर गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा क्योंकि इसमें NO2 भी लगा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जिसकी वजह से जो ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा NO2 वाले केस में। तो पहले वाला कंपाउंड सेकंड वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही दिखाई दे रही है। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहे हैं, कहते ये जो पहले वाला कंपाउंड है वो सेकंड से ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे रिएक्टिव वर्ड आएगा, जबकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। उसका रीज़न क्या है, अगर हम लोग पहले कंपाउंड को देखें एस्टर हैं, तो सेकंड वाला कंपाउंड भी एस्टर है। पर जो सेकंड वाला कंपाउंड है उसमें 4 मेंबर्ड रिंग है। जो 4 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन होता है, और एंगल स्ट्रेन होने की वजह से जो कंपाउंड है उसका रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, क्योंकि जितना एंगल स्ट्रेन होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होने से रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब थर्ड में फर्स्ट वाला रिएक्टिव नहीं होगा, सेकंड वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो थर्ड का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो थर्ड का एग्जैक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक रिएक्शंस गिवन है, इसमें फाइनल कंपाउंड सी के बारे में बताना क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है उसके अंदर एक कीटोन ग्रुप है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके अंदर NH को डाल दिया, एस्टर का रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं, हीट करेंगे, और उसके बाद एसिडिफाई करने के लिए H3O पॉजिटिव डाल दिया। तो अगर एस्टर का रिएक्शन बेस के साथ होगा तो NH के साथ रिएक्शन होगा तो एस्टर बेटा टूट जाएगा, एस्टर के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे लगेगा OH और यहाँ पे लग जाएगा H। तो फर्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास कीटोन एज इट इज़ रहेगा, और जो एस्टर वाला ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया A। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड अगर इसको देखें तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, इट इज़ अ बीटा कीटो एसिड्स। इसको अगर हीट करते हैं तो हीट करने से बीटा कीटो एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और जैसे CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया बी कंपाउंड। तो हमारे पास कीटोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा कीटोन बन रहा है जिसके पास अल्फ़ा H प्रेजेंट है। तो कीटोन विद अल्फ़ा H, राइट। अब इस कीटोन के अंदर NaOH को डाल रहे हैं और फाइनल कंपाउंड सी के बारे में देखेंगे क्या बनेगा। तो जब कीटोन जिसके पास अल्फ़ा H हो उसका रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाएंगे तो इसका मतलब जो आगे जो रिएक्शन होगा वो एल्डोल रिएक्शन होगा। तो जो सी प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, राइट। तो पहले देख लेते हैं भी किसके अंदर एल्डोल प्रोडक्ट बन सकता है। एल्डोल क्या होता है, एल्डोल होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट जिसके अंदर बन रहा होगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा। तो अगर हम लोग पहले वाले ऑप्शंस को चेक करें तो पहले वाले में अगर देखा जाए तो सी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला अल्फ़ा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है ये। तो बी वाले को देखें तो बी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें OH वाला ग्रुप बीटा पोजीशंस पे नहीं है। सी में OH ग्रुप बीटा पोजीशन पे है, डी में भी OH वाला ग्रुप बीटा पोजीशंस पे है। इसका मतलब A, C, D में से कोई एक ऑप्शन बनेगा, बी तो हो नहीं सकता। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको एक और शॉर्टकट से कर सकते हैं। अगर हम लोग ये कीटोन जो हमारे पास बना इसके अंदर अगर आप लोग एल्डोल करोगे तो एल्डोल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 2 कीटोन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और किसी भी कार्बन का लॉस नहीं होता। तो इसका मतलब अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर मैं देख सकता हूँ भी 4 कार्बन होने चाहिए मेरे पास। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले कंपाउंड्स को चेक करें 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, 6 कार्बन है। सी वाले को चेक करें 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं हो सकता, इसके अंदर 7 कार्बन है। डी वाले को चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डी वाले के अंदर 8 कार्बन है। इसका मतलब इस कंपाउंड का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा।
और अगर आपने डी प्रोडक्ट्स बनाना है वो भी बड़े आसानी से बन सकता है, बना के भी देख सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपल एल्डोल दी तो करना है। तो हमारे पास 2 कार्बोनाइल्स प्रेजेंट हैं, पहला फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल हुआ। तो इसमें क्या करना है, जो अल्फ़ा पोजीशन है तो अल्फ़ा पोजीशन से जो H होगा वो हम लोग ऑक्सीजन की तरफ भेज देंगे और जो कार्बन है उसका अटैक कार्बन के ऊपर करवा देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये बनेगा। जो ऑक्सीजन था वो तो कन्वर्ट हो गया OH के अंदर, और ये वाला कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, और ये जो कार्बन है इसके साथ ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आगे C डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा कंपाउंड है। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, डी ऑप्शन है अपने पास। देखो ये तो बना रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एन enantiomerically pure acid is treated with racemic mixture of alcohol having 1 chiral carbon, the ester formed will be। देखो इसमें क्या कह रहा है, कहते हैं अभी एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। तो अगर अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शंस करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के साथ एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, कहते हैं इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो enantiomerically प्योर है। तो हम लोग मान लेते हैं भी कार्बोक्सिलिक एसिड डी फॉर्म का है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। जो अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं उसके अंदर कायरल सेंटर है और उसका रेसमिक मिक्सचर ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला डी भी है, डी प्लस एल दोनों ही होंगे। तो जब इनके बीच में रिएक्शंस होगा तो रिएक्शंस के दौरान जो एस्टर बनेगा हमारे पास, तो वो एस्टर जो बनेगा, अब उस एस्टर के अंदर 2 कायरल सेंटर्स होंगे, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एक अल्कोहल वाला। तो जो एस्टर्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, वो डी डी कॉम्बिनेशन वाले बनेंगे, और दूसरा बनेगा डी प्लस एल कॉम्बिनेशन वाला बनेगा। तो ये 2 एस्टर्स बनेंगे। अगर ये 2 एस्टर्स को देखें तो ये तो आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं, आपस में डायस्टीरियोमेरिक पेयर है, मैं ये बोल सकता हूँ डायस्टीरियोमेरिक पेयर है। अगर ये डायस्टीरियोमेरिक पेयर है तो डायस्टीरियोमेरिक पेयर तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है अपने पास। तो इसका मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर हमारे पास बनेगा। तो 5th का एग्जैक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर रिएक्शन बी कंपाउंड के बारे में देखना क्या होगा। तो स्टार्टिंग है रिएक्शंस में, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शंस फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 कराएंगे तो अल्फा पोजीशंस पे Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो Br सब्स्टिट्यूट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा। तो ये कंपाउंड बना A। इस कंपाउंड के बाद इसमें डाल रहे हैं अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेगा, बीटा एलिमिनेशंस करेगा, और बाद में H पॉजिटिव डाल दिया ताकि उसको प्रोटोनेट कर पाएँ कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेस के साथ होगा तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बन जाएगा। तो उसको प्रोटोनेट करने के लिए H पॉजिटिव बाद में डाल रहे हैं। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, जिस कार्बन के साथ Br लगा हुआ है वो अल्फ़ा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा। तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। तो बीटा जैसे ही एलिमिनेशन होगी तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इट इज़ अ बी प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं कौन सा दे रखा है इसके अंदर। तो ये दे रखा है हमारे पास बी। तो 6 का एग्जैक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिसिंग रिएजेंट इन द सिंथेसिस बिलो। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी सीक्वेंस में रिएक्शंस गिवन है और हम लोगों ने जो मिसिंग रिएजेंट है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये रिएजेंट कौन सा होगा। तो देखो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको सीधा सोच पाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम होगा। इसमें क्या करना होगा, आपके पास स्टार्टिंग रिएक्टेंट गिवन है और आपके पास फाइनली प्रोडक्ट्स गिवन है। तो आप क्या करो, हर रिएक्टेंट्स को लेते हुए
यहाँ से जो चारों ऑप्शन है एक एक करके एक एक ऑप्शन को उठाओ, उसके अंदर आप लोग ये जो सीक्वेंस दे रखी है उसको लगाओ और फिर चेक करो भी किससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं आपको इनमें से कोई भी एक पार्ट सॉल्व करके बता देता हूँ जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। सेम सीक्वेंस आप लोगों ने बाकियों पे भी अप्लाई करनी है, राइट। देखो जैसे हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, तो यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे एच लगा हुआ है, तो ये वाला एच बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का हुआ। तो जैसे ही हमने इसके अंदर सी टी ओ नेगेटिव डाल दिया जो कि बहुत अच्छा बेस था, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक एच को बाहर निकाल लेगा। जैसे ही एसिडिक एच बाहर निकल गया यहाँ से ओ ई टी, तो दोनों तरफ एस्टर का ग्रुप एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा हमारे पास, मैं यहाँ पे सी ऑप्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो ये तो एल्काइल हैलाइड हुआ, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक होगा, Br वाला ग्रुप निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो OET ये एस्टर वाला ग्रुप था, ये एस्टर ग्रुप एज इट इज़ रहेगा, बस जो सेंटर वाला कार्बन है उसके साथ 1 2 3 4, तो इस तरीके से ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। अब उसके बाद फर्दर इस कंपाउंड के अंदर जो एडिशंस किया जा रहा है वो NaOH को ऐड कर रहे हैं। अगर NaOH को ऐड कर रहे हैं तो ये दोबारा से सेम चीज़ करने वाला है हमारे पास, तो ये दोबारा से क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा। जैसे H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा तो H पॉजिटिव अगेन यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक H और लगा हुआ है ना, ये वाला H भी तो एसिडिक है, तो बेस डालने से क्या होगा, ये वाला एसिडिक H बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ये वाला एसिडिक H बाहर निकलेगा तो अपने पास इस कार्बन के ऊपर जिसके साथ 4 कार्बन के बाद जो Br लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये क्या करने वाला है, अब ये क्या करेगा, अभी इस कंपाउंड के अंदर एक Br और लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ से Br को बाहर निकाल देगा। जैसे यहाँ से Br को उसने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो कार्बन था इस कार्बन को नंबर दे लेते हैं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। इसका मतलब हमारे पास 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हमारे पास हो गया। तो 5 मेंबर रिंग में ये वाला कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो जो 5 कार्बन रिंग बनी इसके साथ 2 एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, C डबल बॉन्ड OET और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OAT ये लगा हुआ है। अब इसके बाद इस कंपाउंड के अंदर वाटर को डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और बाद में हीट कर रहे हैं, बाद में हीटिंग हो गया। तो इससे क्या होगा, पहले तो वाटर डाला, बाद में हीटिंग किया, तो अगर वाटर डाला होगा तो सबसे पहले वाटर की हेल्प से क्या होगा, ये जो एस्टर वाला ग्रुप है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस होने से ये वाला जो ग्रुप था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर वाले ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस यहाँ से भी H पॉजिटिव को हटा दो, ये जो मैंने किया है ये सिर्फ अगर इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये चीज़ होगी अपने पास, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिडिक मीडियम में, तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड में हम लोग फर्दर हीटिंग कर रहे हैं, तो हीटिंग करने से क्या होगा, ये जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का केस बना। जब एक ही कार्बन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होते हैं तब हीटिंग करने से एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, मतलब एक मॉलिक्यूल CO2 का बाहर निकल जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल CO2 का बाहर निकलेगा तो 5 मेंबर रिंग के साथ डायरेक्टली एक COH ग्रुप रह जाएगा अपने पास। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा C ऑप्शन। तो जो सीक्वेंस हम लोगों ने प्रोसीड की सेम सीक्वेंस आप लोगों ने बाकियों के साथ भी करनी है, और बाकियों के साथ सेम इस तरीके से प्रोसीजर चलेगा। और बाकियों के साथ करने के बाद हमने तो आइडेंटिफाई करना था कि फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कौन से रिएक्शन से बनेगा, वो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया C। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आएगा C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में जो स्टार्टिंग में रिएक्शन गिवन है बेंजीन रिंग के साथ
कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है। एक तो इसके अंदर ब्रोमिनेशंस कर रहे हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब फिनॉल के अंदर ब्रोमिनेशंस करते हैं इन द एक्वस मीडियम तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये जो COH ग्रुप होता है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो क्या होगा, तो जब इसमें ब्रोमिनेशंस करेंगे तो जो OH है OH तो अपनी जगह पे रहेगा। OH के रिस्पेक्ट में जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस हैं वहाँ पे Br वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल में अगर हम लोग ब्रोमिनेशंस करते हैं इन द एक्वस मीडियम तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है हमारे पास, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन से ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ऐसे ही अगर फिनॉल के अंदर नाइट्रेशंस करते हैं HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड है हमारे पास, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शंस करेंगे तो नाइट्रेशन होगा। तो कंसनट्रेटेड के केस में क्या होता है, अगेन ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है हमारे पास। तो OH के रिस्पेक्ट में जितनी भी हमारे पास ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाएगा, NO2। कंपाउंड का नेम बना 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो 2,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा C ऑप्शन। तो इसमें ये चीज़ सोचने वाली है भी, ये जो CH वाला ग्रुप है ये लीव कर जाएगा आसानी से लीव कर जाएगा, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इसको हटा देना है आप लोगों ने, और इसकी जगह पे जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जिसके साथ रिएक्शंस करा रहे हो वो इलेक्ट्रोफाइल इसकी जगह पे आके लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे एक अगेन रिएक्शंस गिवन है। तो इस रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने जो डी रिएक्शन, जो फाइनल डी प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है, वो क्या बनेगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 5 मेंबर रिंग के साथ एक OH लगा हुआ एक CH3 है। इसके अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने से और हीट करने से डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बाद अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। इसके बाद ये कंपाउंड बना A। कंपाउंड के अंदर हम लोग फर्दर NBS के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं। जो NBS होता है, NBS बेसिकली एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस करता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस में जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला पोजीशन होता है वहाँ पे वो Br को सब्स्टिट्यूट कर देता है। क्लियर है। तो NBS के साथ क्या होगा, NBS की प्रेजेंस में जो डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट वाली पोजीशंस के ऊपर Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा B। उसके बाद इस कंपाउंड के अंदर NaCN को डाल रहे हैं। NaCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करने पे Br की जगह पे CN ग्रुप लग जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा C। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है वाटर डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेगा। तो CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से जो CN वाला ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, COOH में। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा B ऑप्शन।